बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अजीज तलबा तलबात इंटरमीडिएट मैक्रो इकनॉमिक्स के पास पेपर्स के सॉल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पास पेपर 2022 का स्प्रिंग का पेपर है, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहले देखते हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट जो है ना वो मूव करेंगे। ये है जी 2022 का शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर। इसमें है डिस्कस टोबन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। डिस्कस केन्जियन लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्जियन लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है। डिस्कस इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। डिस्कस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है। और डिस्कस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें से केन्जियन लॉ ऑफ कंजम्पशन हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हम लोगों ने पढ़ लिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है ये हमने 2023 के पेपर में इसको सॉल्व कर लिया। तो ये तीनों सवाल केन्जियन लॉ ऑफ कंजम्पशन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए, इसलिए इस वीडियो में हम इसको सर्च नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये 2023 के पेपर में आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे तीनों सवाल। तो आज के इस वीडियो में जो छुट्टी होगी हम टोबन्स क्यू थ्योरी पढ़ेंगे, फिलिप्स कर्व को डिस्कस कर लेंगे और एंड पे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को जो ना वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं टोबन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। टोबन्स क्यू थ्योरी ऑफ, ये इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है। जेम्स टोबन इसका जो ओरिजिनेटर है, जिसने इसको बनाया, प्रेजेंट किया। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के होने या ना होने को कंफर्म करती है कि कब इन्वेस्टमेंट होगी और कब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और इसमें ये दो चीजों को इनकॉर्पोरेट करती है, दो चीजें ये शामिल करती है, उनको पहले समझ लें ताकि हम फिर इस पे डिटेल से बहस कर सकेंगे। एक है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, कि उस फर्म की मार्केट वैल्यू क्या है। एक फर्म है, एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है, एक फर्म है, कंपनी है, उस कंपनी की मार्केट वैल्यू वर्थ कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी वर्थ कितनी है। और दूसरी चीज है मार्केट वैल्यू का मतलब ये कि उस कंपनी की वर्थ, उसका हुजम कितना है, वो कितने पैसे की बिक सकती है इस वक्त, इसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। क्या अगर उसको आज आप सेल करें तो वो कितने की बिकेगी, इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। दूसरी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस लेवल की ही एक कंपनी खड़ी करना चाहें, बनाना चाहें, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इट्स कैपिटल। इसके कैपिटल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसका जो कैपिटल है, अगर दोबारा ये बनाना चाहे तो आज के दौर में उसका जो कॉस्ट है, उसके पैसे कितने लगेंगे। तो ये दो चीजें हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, के इस फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी है और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है। तो ये बुनियादी तौर पे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को जाहिर करता है। तो ये एक कोशेंट बनाता है, एक रेशो बनाता है, जिसको क्यू फॉर कोशेंट बनाता है, कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इट्स कैपिटल, इसके कैपिटल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जो रेशो है वो क्या होगा। तो वो रेशो से जाहिर होगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी या नहीं होगी। तो बहरहाल ये इसका बेसिक जो आइडिया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट होगी या इन्वेस्टमेंट नहीं होगी।
Tobin's Q3 explains how business decide how much to invest in new capital, नए कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करेंगे, मशीनरी में, फैक्ट्रीज वगैरह में, बेस्ड ऑन अ कंपैरिजन बिटवीन दो चीजों का कंपैरिजन है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इट्स कैपिटल, और इसके कैपिटल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो। तो मार्केट वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि उस कंपनी की टोटल वर्थ, उसकी टोटल मालियत कितनी है, इसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। जैसे एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, चेयर्स बनाने वाली फैक्ट्री है, उसकी मशीनरी है, उसकी सेल्स है, उसकी रेपुटेशन है, उसकी मार्केट में एक रिप्यूट है, उसकी एक साख है, तो वो सारी चीजें उसकी मार्केट वैल्यू को बनाती है। तो ये हम मार्केट, अगर वो बेचना चाहता अपनी फैक्ट्री को, अपनी सारी वर्थ को, तो वो उसकी कितने की बिकेगी, इसको मार्केट वैल्यू से कंसिडर करती है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि अगर उसको आप रिप्लेस करना चाहें, आज नई उसी लेवल की एक फर्म खड़ी करना चाहें उसके मुकाबले में, तो आपको कितने पैसे लगेंगे, इसको हम कहते हैं ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू फर्म डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इट्स कैपिटल। तो इस पे डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट इन द स्टॉक मार्केट, कितने हैं, शेयर प्राइस कितनी है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ये मार्केट वैल्यू है कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइसेस कितने हैं और उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने, इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट टोटल वैल्यू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट, उसके फिजिकल एसेट को रिप्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, बिजनेस बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। तो ये दो चीजें हैं जी। तो मार्केट वैल्यू से मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे माप सकते हैं, उसके शेयर प्राइसेस से, यानी स्टॉक मार्केट में उसके शेयर की प्राइस कितनी है और टोटल इस वक्त कितने शेयर मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये उसकी टोटल मार्केट वैल्यू बन जाएगी। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट, उसके फिजिकल एसेट जो बिल्डिंग, मशीनरी और उसकी गाड़ियां और उसके जितनी भी फिजिकल एसेट्स है, उसको रिप्लेस करने की कितनी कॉस्ट आएगी, कितना खर्चा आएगा, उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। इफ Q इज ग्रेटर देन 1, अगर Q एक से ज्यादा होगा, इसका मतलब कि मार्केट वैल्यू कैपिटल ज्यादा है इसकी कॉस्ट से, तो क्या होगा, उसकी चूंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, शेयर ज्यादा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट करना उसमें ज्यादा फिजिबल होगा। और अगर Q इज इक्वल 1, मतलब मार्केट वैल्यू कॉस्ट इक्वल ही है, तो न्यूट्रल सिचुएशन होती है जहां पे इंडिफरेंट रहा जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, या करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। इफ Q इज लेस देन 1, इसका वजह मार्केट वैल्यू उसकी कम है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी ज्यादा, उसकी यानी जिस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कम है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसकी जो इसमें इस फर्म में इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये के 3 डिसीजन रूल्स हैं कि इफ Q इज ग्रेटर देन 1, देन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर, एंड इफ Q इज लेस देन 1, इन्वेस्टमेंट विल बी लेस। इन्वेस्टमेंट कम होगी, अवॉइड होगा इन्वेस्टमेंट से। तो ये टोबन्स का Q3 है बेसिकली। व्हाई इट इज मैटर, ये क्यों इतना मैटर क्यों करती है, याद रखिएगा। यहां पे जो सवाल है, जो 5 नंबर का सवाल है, ये यहीं तक खत्म हो जाता है जहां तक मैंने कर लिया। डिटेल से इसके लिए मैं आपको पहले भी बताया, इसलिए बताता हूं कि बाद का सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है, इसलिए जब लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आ जाएगा तो फिर आपके लिए ये मटेरियल आपको कुछ ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैं ये चीजें कुछ ज्यादा आपको प्रोवाइड कर देता हूं। White matter, it links financial market with real investment decision। ये financial market यानी स्टॉक एक्सचेंज को रियल इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करता है कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। It shows how stock market performance can influence business behavior। ये बताता है कि स्टॉक मार्केट का जो है ना वो बिजनेस बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। जितनी जितनी किसी मार्केट की, किसी फर्म की मार्केट वैल्यू, उसकी वर्थ ज्यादा होती जाएगी, उतनी ही वो उसकी वैल्यू भी जो ना वो बढ़ती जाएगी। इट्स जस्ट दैट मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच अफेक्ट इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक प्राइसेस इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट। कि मॉनेटरी पॉलिसी जाहिर बात है, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी स्टॉक को इफेक्ट करेगा और उससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। लिमिटेशन कहते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को मेजर करना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टॉक प्राइसेस कैन बी वोलेटाइल और स्पेकुलेटिव, नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग रियल वैल्यू। स्टॉक मार्केट हमेशा जो उसके प्राइसेस है हमेशा रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते, बाद औक़ात ये अननेसेसरी वोलेटाइल हो जाते हैं, और अगर उसको पैनिक बाइंग होनी शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा लोग खरीदना शुरू कर दें या उसमें पैसा पंप करना शुरू कर दे किसी स्टॉक के प्राइसेस में, तो वो आर्टिफिशियली हाई हो जाता है। जब वो आर्टिफिशियली हाई हो जाता है तो वो मार्केट वैल्यू उसकी रियल को रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर वो आर्टिफिशियली रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये
इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ सकता है। फर्म्स में फेस फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स, अगर फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स आएगा हो सकता है कि इवन इफ क्यू इज ग्रेटर देन वन, क्यू ग्रेटर देन वन होने के बावजूद बाद फर्म्स को फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स यानी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स जो है ना वो आ सकती है। तो ये फिलिप्स कर्व इतना ही था, सॉरी टोबन्स Q3 इतनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बेसिकली ये एक रिलेशनशिप बताता है अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में, कि इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। ये फिलिप्स कर्व ये शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। ये प्रपोज किया था A.W. फिलिप्स में 1958 में, और इसने इंपेरिकल डाटा लिया था यूके का 1861 से लेके 1957 तकरीबन, आप कह लिए 96 सालों का डाटा लिया, और इसको वेजेस पे बेसिकली इसका था कि वेजेस का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। तो वेजेस को लिंक किया फिर प्राइसेस के साथ, कि प्राइसेस बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ेंगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे अल्टीमेटली। तो जब वेजेस बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, जब वेजेस बढ़ती है ज्यादा वेजेस आएंगे तो सारी बात लोग ज्यादा काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, और जब वेजेस कम होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा शुरू हो जाती है। तो अगर आप वेजेस को लिंक कर दें, अगर आप वेजेस को लिंक कर दें प्राइसेस के साथ, तो वेजेस बढ़ेंगी तो मतलब प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक लिंकेज बन जाता है दोनों में। तो बेसिक आइडिया, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो इन्फ्लेशन इज हाई एंड वाइस वर्सा। की फीचर्स ऑफ द फिलिप्स कर्व। फीचर है इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेनेशन, इन्फ्लेशन इज डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई एंड वाइस वर्सा। ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है, होल्ड ट्रू मोस्टली इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन रिलेशनशिप ब्रेक्स डाउन। लॉन्ग रन का ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। लॉन्ग रन में आपको पता है कि फिलिप्स का हमेशा वर्टिकल होता है, कि प्राइसेस बढ़ती जाती है लेकिन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कम नहीं आता। पॉलिसी ट्रेड ऑफ, यहाँ पे ट्रेड ऑफ है, पॉलिसी मेकर्स में नीड टू चूज बिटवीन लोअर इन्फ्लेशन और लोअर एम्प्लॉयमेंट, कि पॉलिसी मेकर्स को दो प्रॉब्लम में से, दो बीमारियों में से, दो कर्सेस में से एक प्रॉब्लम को चूज करना पड़ेगा, या तो महंगाई ले ले या अनएम्प्लॉयमेंट ले ले। यानी अगर वो चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो फिर महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और अगर चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई कम हो तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपको इन दोनों में से एक ट्रेड ऑफ, एक चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Shifts in the curve caused by supply shocks, inflation expectation और changes in productivity, के कर्व शिफ्ट कब होगा, ये IS कर्व शिफ्ट कब होता है। IS कर्व शिफ्ट होता है अगर कुछ सप्लाई शॉक आ जाए, यानी सप्लाई आपकी बढ़ जाए, तो फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है प्राइसेस बढ़े बगैर, या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ जाए तब भी आपका फिलिप्स कर्व जो ना वो कम हो सकता है, बढ़ सकता है या ज्यादा हो सकता है। या चेंज इन प्रोडक्टिविटी, या ये भी हो सकता है कि आपकी वेजेस बढ़ी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपके पास जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से यानी नई मशीनरी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, तो एक दफा तो आपकी महंगाई भी नहीं हुई और दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। तो ये भी रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकता है जिससे आपका फिलिप्स कर्व जो ना वो मूव ऑन कर सकता है। तो इसका ग्राफ जरूरी है जी, फिलिप्स कर्व का ग्राफ मैंने नहीं बनाया, तो वो ग्राफ बड़ा जरूरी है, ग्राफ हम देखते हैं। ये फिलिप्स कर्व का ग्राफ, ये याद रखिएगा हमेशा कर्वेचर में होता है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में फिलिप्स कर्व का ग्राफ नहीं बनता, इसलिए इसको आपने नहीं बनाना, ये कर्व में बनेगा। जिस तरह इंडिफरेंस कर्व बनते हैं हम लोग बनाते हैं, तो ये ऐसे ग्राफ बनता है। तो ये जो पॉइंट है, ये इसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ये जाहिर करता है। तो यहां पर ये इन्फ्लेशन जीरो है, यानी जब महंगाई नहीं हो रही तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी UN पर है। जैसे जैसे महंगाई होती जाएगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होती जाएगी, जैसे जैसे महंगाई होती जाएगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होती जाएगी। तो ये बेसिकली जाहिर करता है P1 तो P
2, तो इधर UN1 और ये UN2, यानी ये अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 1 है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 2 है। जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी कम होती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो सवाल है वो है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप को समझने से पहले दो चीजें समझ लें। एक चीज है एक्चुअल आउटपुट और एक है पोटेंशियल आउटपुट। एक है एक्चुअल जीडीपी, एक है पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी है एक्चुअल और क्या उसको कहते हैं पोटेंशियल आउटपुट में फर्क ये है कि एक पोटेंशियल आउटपुट ये है कि एक मशीन या एक इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है, ये है उसकी पोटेंशियल। जैसे एक मशीन है, जैसे कोई बॉटल्स पानी की बॉटल्स बनाने की कोई मशीन है, वो रोजाना 1000 पानी की बॉटल्स बना सकती है, ये उसकी पोटेंशियल आउटपुट है। लेकिन वो इस वक्त बना रही है सिर्फ 100, तो इसका मतलब क्या है वो अपनी पोटेंशियल आउटपुट से कम काम कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये अपनी पोटेंशियल आउटपुट से कम काम कर रही है। तो एक्चुअल आउटपुट आपकी 100 हो गई और जो पोटेंशियल आउटपुट है वो आपकी 1000 हो गई। तो पोटेंशियल आउटपुट जो एक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम आउटपुट किसी फर्म की या किसी इकोनॉमी की मैक्सिमम आउटपुट को हम क्या कहते हैं, ये पोटेंशियल आउटपुट है। जैसे हमने फर्ज किया कि वो 1000 पानी की बॉटल्स बना सकती है, और जो एक्चुअल है वो है जी 100 जो बना रही है इस वक्त करंट आउटपुट। तो इन दोनों के फर्क से ही इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप जो ना वो निकलेगा, इसी से आपको पता चलेगा। तो इसमें हम पहले देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं अगर आपकी एक्चुअल जीडीपी आपकी पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा हो जाए, यानी आपके पास कैपेसिटी है 1000 बोतल्स की और आप कर रहे हैं 1200 बोतल पैदा। अब मसला ये है, यहाँ पे एक मशीन प्रोड्यूस ही 1000 बोतल कर सकती है, एक मशीन प्रोड्यूस ही 1000 बोतल प्रोड्यूस कर सकती है, वो 1200 कैसे प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उसके पास तो कैपेसिटी नहीं है। तो इसमें ऐसी सूरत में ये होता है कि वो करती 1000 ही है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है पहले से, यानी वही बोतल जो 100 रुपए में बिकती थी वो अब 200 रुपए में बिक रही है। तो 1000 ही वो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन पहले उससे 1000 रुपया मिलना था, अब उसे 2000 रुपये मिल रहा है। तो जो ऊपर वाला 1000 रुपया है यानी 2000 से ऊपर जो 2000 पे चला गया है वो उसके पास कहां से आया है, वो आया है उसकी कीमत बढ़ने से। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इन्फ्लेशनरी गैप था कि असल आउटपुट आपकी कम है लेकिन आप ऊपर चले गए, डिमांड ज्यादा होने की वजह से आपको ऊपर चले गए आप। तो इससे रिजल्ट क्या है कि आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपकी यानी प्राइसेस में बढ़ गई है, एक्चुअल में तो उतनी ही 1000 ही है, प्रोडक्शन 1000 ही है लेकिन सिर्फ उसकी प्राइसेस बढ़ने से आपकी जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी ना वो इंक्रीज कर गई है, तो रियल जीडीपी तो आपकी 1000 बोतल पे रहेगी। तो प्राइसेस में इजाफा हुआ है, वो आपका आउटपुट में इजाफा नहीं हुआ, इसलिए इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप है। कहते हैं एन इन्फ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द इकोनॉमीज पोटेंशियल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा यानी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वलाइज करते हैं बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे जाके जब करेंगे यानी एक्चुअल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी। इसको हम ग्राफ से समझते हैं, जरा मजीद क्लियर हो जाएगा। ये है जी हमारे पास जीडीपी, ये आउटपुट, इधर हमारे पास C प्लस आई ये है एग्रीगेट डिमांड और C प्लस S ये है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। ये है जी हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई का कर्व और ये है जी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कर्व। अब जरा देखें, हम फर्ज करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल आउटपुट है ना वो है Y1 पर, यानी हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट इसकी यहां तक हो सकती है। लेकिन जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई वो पॉइंट ए की बजाय पॉइंट बी पर जो है ना वो आ गया है, पॉइंट बी पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। अब हालत क्या है कि यहाँ पे फुल कैपेसिटी 1000 जीडीपी जो ना वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डिमांड ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन तो इतनी रहेगी,
तो प्रोडक्शन इतनी रहेगी तो बाकी क्या होगा, डिमांड ज्यादा होने से प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएंगे, अब डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई, तो प्राइसेस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हत्ता के आपका जीडीपी जो ना वो प्राइसेस में, रियल में तो वही है 1000 बोतल पे है, लेकिन प्राइसेस में आपका जीडीपी 2000 पे हो गया। तो अब ये जो 1000 से 2000 का इजाफा है 1000 रुपए का, ये क्या है, ये बेसिकली सिर्फ इंक्रीज इन प्राइसेस है, ये इंक्रीज है इन प्राइसेस, प्राइसेस की इजाफे की वजह से हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये इन्फ्लेशनरी गैप है। इसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी वो गैप जो डिमांड और सप्लाई की वजह से आया है, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपका पोटेंशियल आउटपुट से आगे जाके इक्वलाइज हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। और जो डिफ्लेशनरी गैप है ये इसके उलट है, यानी अब अभी आपकी कैपेसिटी इकोनॉमी की है, ये डिफ्लेशनरी, अभी आपकी इकोनॉमी में कैपेसिटी है मजीद प्रोडक्शन करने की, लेकिन डिमांड डेफिशिएंट है, डिमांड में दम नहीं है, डिमांड बढ़ती नहीं है, इसलिए वो पहले ही इक्वलाइज कर गया है। जैसे ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और ये है जी आपके पास, ये सीधी लाइन बन गई एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब आपकी आउटपुट है, आप प्रोड्यूस कर सकते हो मैक्सिमम Y1 तक, जो 1000 बोतल है, लेकिन आपकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो डिमांड है सिर्फ 100 बोतलों की, 100 बोतल की Y0 पे। तो अब आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं इतना क्योंकि आपकी डिमांड इतनी है, जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई आप प्रोड्यूस करेंगे। तो लिहाजा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो आउटपुट तक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है डिफ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप जब आप अपने पोटेंशियल आउटपुट से आगे चले जाएं तो इन्फ्लेशनरी गैप, जब आप अपने पोटेंशियल आउटपुट से पीछे रह जाएं तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है आपके पास, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये है बेसिकली इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का थ्रू। तो आपने ये इसकी क्या उसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इसका ग्राफ लाजमी बनाना, ग्राफ बना के फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो चले हम अपने उसके प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो एन इन्फ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड exceeds the economy's potential output at full employment. When what happens, excess demand pulls prices up, जिससे inflation होता है, unemployment falls below the natural rate and economy is overheating, economy overheat करती है। अब deflationary gap occurs when aggregate demand is less than the economy's full employment output, actual GDP is less than potential output, लेस स्पेंडिंग, खर्चा कम है, डिमांड कम है, फॉलिंग प्राइसेस और डिसइन्फ्लेशन, जिससे प्राइसेस कम होती है, डिसइन्फ्लेशन होती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, और इकोनॉमी इन रिसेशन और स्लो ग्रोथ या स्लो ग्रोथ में होती है। तो ये थे अजीज तलबा तलबात आज का कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।